आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस पार्ट को वेरियस टॉपिक्स के। एंड बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सिविक्स पार्ट को। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ में। हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चंस को इस लेक्चर में और 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना रिवाइज करेंगे। ओके, जो हमने पहले ही कवर करा हुआ था वो चीज़ सीखने को मिलेगी हमें यहाँ पे दोबारा से। और टाइम स्लॉट जो है वो हमारा सेम ही रहने वाला है जैसे बाकी लेक्चर्स में रहा है। ओके, इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग प्रॉब्लम कंसीडर की जाती है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, स्कार्सिटी या पॉवर्टी। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, स्कार्सिटी। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें स्कार्सिटी के बारे में तो इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस। ओके, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो ज़मीन हो, लैंड हो, चाहे वो लोग हों, लेबर हो, चाहे वो पैसा हो, कैपिटल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कच्चा माल या रॉ मटेरियल हो, जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये सब स्मॉल हैं नंबर्स में। ओके, इसकी वजह से ये स्कार्सिटी प्रॉब्लम को स्टैब्लिश करते हैं सोसाइटी में। और बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ती हैं क्योंकि ये लिमिटेड नंबर्स में है। तो इसलिए यहाँ पे स्कार्सिटी कंडीशंस है। तो कोर जो होगा वो होगा स्कार्सिटी। आइए उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए कि अगर यहाँ पे 10 ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 10 ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो है 100 लोग। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं और जो लोग हैं वो एक्सेस में हैं। तो ये फॉर्म करेगा स्कार्सिटी प्रॉब्लम को। ओके, और ये होगा आपका किसकी वजह से? इसकी वजह से होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़नी शुरू, क्योंकि अब जो 100 लोग हैं वो कॉम्पीट करेंगे सिर्फ इन 10 रिसोर्सेज को अंडरटेकिंग करने के लिए। ओके, तो ये बनाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सिचुएशन। मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है डिसीजन की? फाइनेंशियल कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है, द बेनिफिट जो गेन हुआ है फ्रॉम डिसीजन से, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन की वैल्यू, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ डिसीजन। 30 सेकंड आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है सी, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ओके, चलिए इसको मीनिंग समझते हैं पहले इसके। तो टोटल जो है वैल्यू जो कि कमाई जा सकती थी बाय अवेलिंग द
नेक्स्ट, अल्टरनेटिव के द्वारा। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं चाहे तो, कि टोटल वैल्यू है जो कि कमाई जा सकती थी अवेल करने के द्वारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को। चलिए उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ये आप है और अब आपको दो जॉब ऑप्शंस मिलते हैं। एक है आपकी 15,000 के लिए, एक है आपका 20,000 के लिए। ओके, तो अब आपको सिर्फ इनमें से एक ही चूज करना है, आप दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये इशू होता है आपका स्कार्सिटी का। रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, लोग ज्यादा है, तो एक जो है वो सिर्फ एक ही चीज को काबू में ले सकता है। तो अब आपको सिलेक्ट करना है इनमें से एक, आप दोनों को ही सिलेक्ट नहीं कर सकते। या तो आप 15,000 को चूज करेंगे या फिर आप 20,000 को चूज करेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं कि आप 20,000 को, यहाँ पे आप 20,000 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी ₹15,000, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि फॉरगॉन है, जो कि आप कमा सकते थे, लेकिन आपने इसको चूज नहीं किया। तो ये होती है कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो कि टोटल कॉस्ट में थी ₹15,000 में। ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है किसकी? ओरल इकोनॉमी की, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, इंटरनेशनल ट्रेड की। 30 सेकंड आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो दो मेन टर्म्स में सीखी जा सकती है, माइक्रो और मैक्रो। ओके, माइक्रो जो है वो होती है स्मॉल एरियाज के लिए, मैक्रो जो होती है वो होती है लार्ज एरियाज के लिए। ओके, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमी को, तो ये मैक्रो को बिलोंग करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है तो वो भी मैक्रो के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं होती, लोगों के लिए होती है। इंटरनेशनल ट्रेड भी ही लार्ज उस पर जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लोग हैं ये होते हैं स्मॉल फील्ड से। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी है किसकी? ओरल इकोनॉमी की, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के बिहेवियर की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, इंटरेस्ट रेट की। तो आपके पास 40 सेकेंड्स हैं सोचने के लिए क्रिटिकली, और फिर आप आंसर करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 35 36 37 38 39 40। ओके, सो आंसर रिवील करने से पहले मैं आपको 10 सेकेंड्स का बफर और देता हूँ। ओके, सो आपके 10 सेकेंड्स कवर। तो अगर करेक्ट आंसर को देखेंगे तो वो आएगा द ओवरऑल इकोनॉमी। तो अब आप सोचेंगे
कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गए और ओवरऑल इकोनॉमी हो गया, ये सभी फॉर्म करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, राइट? यही मैंने आपको बताया था, ये सभी फॉर्म करते हैं लार्ज स्केल, और यही वजह है कि ये पार्ट हुए आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यही मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में आंसर ए क्यों होना चाहिए, सी क्यों नहीं होना चाहिए, बी क्यों नहीं होना चाहिए, डी क्यों नहीं होना चाहिए? तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली चीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बेसिकली बनाई जाती हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, राइट? और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं बेसिकली बिलोंग करते हैं आपके सेम कंट्रीज हैं, ओके? और यदि हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रेड की, ऑलराइट? और अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स की, तो ये तो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ओके? क्योंकि ये एक ही कंट्री से बिलोंग करेगा या फिर इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करेगा, इसको इंडिविजुअलिस्टिक ले सकते हैं। तो बाकी जितने फैक्टर्स हैं बेसिकली ये सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में है। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है ये बेसिकली सबमर्ज कर लेगी सभी चीजों को, ओके? तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि सभी चीजें सबमर्ज होंगी ऑप्शन ए में, ऑलराइट, ओवरऑल इकोनॉमी में। और अगर यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को डाउट है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है बेसिकली ये कंट्रीज के रिगार्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रेड की बात हो रही है। और अगर ये बात होती इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द कंट्रीज की, तो ये आंसर होता, ना कि ए इस सिनेरियो में। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी गई है, तो हम आंसर मान के चलेंगे ए को, ओवरऑल इकोनॉमी को, ऑलराइट? क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमी है बेसिकली वो कैप्चर्ड करेगी या सबमर्ज करेगी इसको भी, इसको भी और इसको भी, सभी चीजें जो है सबमर्ज हो जाएंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कैपिटल रिसोर्स का, लेबर, मनी, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप? 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने का आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, ओके? सो बेसिकली अगर हम बात करें मनी की और ये कैसे कनेक्टेड है कैपिटल रिसोर्स से, सो बेसिकली फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है इकोनॉमी में। कैपिटल जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स में वो होती है मॉनेटरी वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं एक्सचेंज वैल्यू ऑफ थिंग्स। तो ये होती है मीनिंग कैपिटल की, मॉनेटरी वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू चीजों के लिए, ऑलराइट? चलिए उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपए की मशीन मिलती है और आपने टोटल नंबर ऑफ 10 मशीन्स खरीदे थे, तो क्या होगा प्राइस? 1 लाख, ऑलराइट? तो 1 लाख हो जाएगा इसका प्राइस, ऑलराइट? तो 1 लाख होगा यहाँ पे प्राइस। तो ये जो 1 लाख है बेसिकली ये है आपका मॉनेटरी वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं एक्सचेंज वैल्यू चीजों की जो कि आपने खरीदी थी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास अब 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ऑलराइट? तो ये थी मीनिंग कैपिटल की।
और कैपिटल रिसोर्स भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जो मनी है वो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो मॉनेटरी टर्म्स हैं बेसिकली वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं मनी से। राइट, आपका जो लैंड है वो कैपिटल होगा, लेकिन जो लैंड की वैल्यू है वो, यानी मान लीजिए अगर आपके पास लैंड है जो 20 लाख रुपए का है, तो जो लैंड है वो कैपिटल नहीं है, लेकिन जो 20 लाख रुपए हैं वो कैपिटल होगा। ऑलराइट, ठीक वैसे ही अगर हम बात करें लेबर की, तो ये वेरिएबल कैपिटल होती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बेसिकली एक टर्म होता है बिजनेस करने का या फिर कुछ इनोवेटिव स्टार्ट करने का। ऑलराइट, तो आंसर होगा यहाँ पे मनी। ओके, 6th क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम रिलाइज करता है मार्केट फोर्सेस पे डिटरमाइन करने के लिए प्राइसेस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कमांड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने का आंसर करने के लिए समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सब करेक्ट आंसर है इसका मार्केट इकोनॉमी। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें कमांड इकोनॉमी की, तो बेसिकली इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, जो मार्केट इकोनॉमी है उसको हम कैपिटल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ओके, ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है उसको हम बार्टर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, जो मिक्स इकोनॉमी है बेसिकली उसको हम दोनों के कॉम्बिनेशन से जानते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटल इकोनॉमी। ऑलराइट, चलिए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट है और कैसे आंसर ये हो सकता है। तो बेसिकली फर्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो इकोनॉमी है इसका पर्टिकुलर मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी। प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी इकोनॉमी के तीनों मेन क्वेश्चंस को, जो कि होंगे आपके क्या प्रोड्यूस करना है, ओके, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये जो तीन मेन क्वेश्चंस हैं इन्हें कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ओके, लेकिन जब बात आएगी आपके इकोनॉमी की, तो यहाँ पे आता है आपका प्राइवेट ओनरशिप। ऑलराइट, और जो मार्केट है वो डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। जैसे कि जो डिमांड है लोगों की वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा मीटअप की जाएगी कि क्या मार्केट में डिमांडेड है और क्या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे। ये होती है कैपिटल इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिकली आपका मिक्सचर होता है, जिसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी रहेगी लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी रहेगा। ऑलराइट, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा। बार्टर इकोनॉमी जो होती है बेसिकली ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है, जिसमें जो गुड्स हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के लिए। तो प्राइजेस जो हैं वो टर्म नहीं होता जो यहाँ पे इंक्लूड होगा, क्योंकि ये बेसिकली मॉनेटरी बेसिस पे डील ही नहीं करते, ये गुड्स एक्सचेंज में डील करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट जो है वो है कमांड इकोनॉमी, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइसेस को और तीनों मेन क्वेश्चंस को। तो जो मार्केट फोर्सेस है वो एप्लीकेबल ही नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। आंसर भी एलिमिनेट हो गया। ओके, ट्रेडिशनल इकोनॉमी एलिमिनेट हो गया।
अब हमारे पास दो हैं, मिक्स इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप तो होती है लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा। तो जो मार्केट फोर्सेस है वो फुल्ली अलाउड नहीं होती डिटरमाइन करने के लिए प्राइसेस को और रिसोर्सेज एलोकेशन को। सो मिक्स इकोनॉमी भी हो गया एलिमिनेटेड। अब कौन सा बचा? मार्केट इकोनॉमी बचा। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो रहेगी यहाँ पे, और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो यहाँ पे अलाउड होती हैं डिमांड एंड सप्लाई को मीटअप करने के लिए। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये ही डिटरमाइन करेगी प्राइसेस को और रिसोर्सेज एलोकेशन को। सो दो ऑप्शन है आपका सी, वो है आपका करेक्ट आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेडिशनल इकोनॉमी का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्राइवेट ओनरशिप, सेंट्रल प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, रिलायंस कस्टम एंड ट्रेडिशंस पे, या फिर मार्केट ड्राइवन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, लाइंस ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, सो इनमें से कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेडिशनल इकोनॉमी का? तो वो ये है, क्यों? क्योंकि ये नो मॉनेटरी सिस्टम पे डील करते हैं। क्योंकि इनके पास मनी कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई कैपिटलिज्म नहीं है, इट फोर्सेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉनेटरी बेसिस ही नहीं। यहाँ पे मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वे में ही काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे सिर्फ सामान को ही अदला बदला किया जाता है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फिजिकल पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ट्रेड पॉलिसी के लिए, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए? 30 सेकेंड आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसको स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1934 को। आरबीआई एक्ट 1934 के पास होने के बाद बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे, और ये सर्व करता था दोनों को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को। ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को। बैंक्स को कैसे सपोर्ट करता है? लोन्स देने के बाद उनके डिपॉजिट को सिक्योर करके। ऑलराइट, और गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं? एडवाइसेस देने के साथ साथ, और गवर्नमेंट को फिनेंस भी करते हैं। ओके, एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है बेसिकली डील करती है कैश फ्लो के साथ में, या फिर आप कह सकते हैं करेंसी फ्लो के साथ में इकोनॉमी में। ये जो करेंसी फ्लो है या कैश फ्लो है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए और डिफ्लेशन के लिए। ओके, इन्फ्लेशन जो है वो आता है कब? जब करेंसी फ्लो जो है ज्यादा हो जाए। जब भी करेंसी फ्लो जो है वो हाई होगा, कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा आपका? इन्फ्लेशन होगा।
और जब भी आपका करेंसी फ्लो जो है लो होगा, यहाँ पे अक्सर डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो राइज है प्राइस लेवल में वो ज़्यादा हो गया, जिसका मतलब हुआ कि लोग जो है वो ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब भी डिमांड ज़्यादा हाई होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डिक्लाइन है प्राइसेस में। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनके पास पैसा कम पहुंच रहा है, और जब पैसा कम पहुंचेगा वो डिमांड ही कम करेंगे, और जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगे। तो करेंसी फ्लो को मेंटेन करने के लिए और अवॉइड करने के लिए ज़्यादा इन्फ्लेशन को और कम ज़्यादा डिफ्लेशन को आरबीआई फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडिया में कौन सी बॉडी फॉर्मुलेट करती है कंट्रीज के फिस्कल पॉलिसीज को? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये रिक्वायर्ड होते हैं मेंटेन करने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि आपका लोकली जाना जाता है बजट के तौर पे। ओके, बजट में यहाँ पे मेंशन होता है फिस्कल पॉलिसी का, यानी मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसका जो एक्सपेंडिचर है और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। ओके, तो कैसे जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है और कितना कमाती है, ये बेसिकली होता है फिस्कल पॉलिसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, जिसे कि कौन फॉर्मुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करती है। और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम बजट के तौर पे भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टोटल वैल्यू होता है किस चीज़ की? इंपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। तो बेसिकली जो जीडीपी है उसको हम रेफर करते हैं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कि कंट्री के बॉर्डर्स में प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो नेशनल्स के द्वारा की जाए या फिर फॉरेनर्स के द्वारा की जाए। अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं कंट्री के अंदर ही, तो बेसिकली ये इंक्लूड होंगे आपके जीडीपी में। ऑलराइट, 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर जो है इंक्लूड करता है इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि 15 सेकेंड्स काफ़ी ज़्यादा सही टाइम है इसको आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, जो प्राइमरी सेक्टर है ये बेसिकली डील करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ में। ऑलराइट,
सेकेंड सेक्टर डील करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ में। टर्शियरी सेक्टर डील करता है आपका सर्विसेज के साथ में, चाहे वो टेलीकॉम हो या बैंकिंग हो। क्वार्टनरी सेक्टर जो है बेसिकली डील करता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के साथ में। ओके, तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैलकुलेट होता है किसकी परसेंटेज के तौर पे? एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की लेबर फोर्स में, लेबर फोर्स की टोटल पॉपुलेशन में, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन की लेबर फोर्स में, या अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन की टोटल पॉपुलेशन में? 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। ऑलराइट, तो बेसिकली जो लेबर फोर्स है आपकी, इसका मतलब होता है कि वो लोग जो कि 15 से 60 साल के बीच में है, जो कि एबल भी हैं और चाहते भी हैं काम करने के लिए, वो होते हैं आपके लेबर फोर्स। ऑलराइट, यानी मान लीजिए अगर आपके पास 100 लोगों की लेबर फोर्स है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 10 लोगों के लिए है इस पॉपुलेशन सिनेरियो में, तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो होगा 0.1%। ओके, इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन डिवाइड किया जाएगा उसको टोटल लेबर फोर्स से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको यूज करते हैं किस चेंजेस को मेजर करने के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, एक्सचेंज रेट को, इन्फ्लेशन रेट को, जीडीपी ग्रोथ रेट को। तो इन ऑप्शंस को देखने के बाद आप आसाम से आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, 15 सेकेंड्स आपके पास। ऑलराइट, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि हम डील कर रहे हैं प्राइस के साथ में, यानी मतलब हुआ कि, कि हम डील कर रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के साथ में। 14 क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल हेल्थ इकोनॉमी की, और यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए पीरियड्स ऑफ राइजेशन और एक्सपेंशन? जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये बिजनेस साइकिल है। 30 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी, बिजनेस साइकिल। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है रेसेशन को और एक्सपेंशन को। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेफर कर्व जो है वो इलिस्ट्रेट करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में? 20 सेकंड आपके पास सोचे के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। तो बेसिकली अगर हम बात करें लेफर्स कर्व के बारे में, तो ये होता है आपका इस तरह से। ओके, ये सिंपली दिखाता है आपका कि जब टैक्स बढ़ता है, तो टैक्स रेवेन्यू है
वो भी आपका बढ़ेगा। ओके, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। तो ये हुआ टैक्स रेवेन्यू और ये हुआ आपका टैक्स रेट। कुछ समय पश्चात जब ये पीक पे पहुंचेगा तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी हाई टैक्सेस पे करने के बाद, हाई टैक्स रेट की वजह से वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, टैक्स अवॉइडेंस स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, इसकी वजह से क्या होगा, जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं 15 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे 15 मोर क्वेश्चंस को। तब तक के लिए सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।